ओके, सो स्प्रेड ऑपरेटर ऑलरेडी हम लोग पहले देखे थे, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर से क्या हो रहा था, किन्हीं को याद है? स्प्रेड ऑपरेटर कर क्या रहा था, किन्हीं को? चलिए तो देखते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर दोनों को रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, तो ट्रिपल डॉट से, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग जब देखे थे तो हम लोग ने क्या किया था, ट्रिपल डॉट के हेल्प से उसे यूज कर रहे थे। तो जनरली वो हो क्या रहा था, जब सपोज दो एरे बना हुआ अगर रहता था और एक एरे का डेटा दूसरे एरे में हमें कॉपी करना था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे थे, जो ट्रिपल डॉट के हेल्प से हमें हेल्प कर रहा था। ये डिफर के बारे में पता है क्या किन्हीं को? मैंने उस बैच में पढ़ाया था। आवाज जा रहा है ना मेरा? यस सर, आ रहा है। ठीक है, ये बता देता हूँ। ये डिफर एक्चुअली होता क्या है, जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, हम लोग डॉम में इसको एक्चुअली देखेंगे जब हम लोग डॉम के बारे में पढ़ेंगे तो। बट एक्चुअली डिफर ये होता क्या है कि जनरली हम लोग जावास्क्रिप्ट के जो एक्सटर्नल लिंक होता है, इसे क्या करते हैं, बॉटम में हम लोग रखते हैं, करेक्ट। बट बॉटम में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर ये जिस टाइम लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन हो रहा हो, एक काम करता हूँ, एक लाइन का कोड यहाँ लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसे हम लोग बॉटम में रखते हैं, करेक्ट, इस टाइप से रखते हैं। अब आप इसे रन कीजिए और देखते हैं वर्क करता है या एरर आता है। अभी आपका प्रॉपर वर्क किया, ठीक है। आपको क्या हो रहा है, आउटपुट में हमें हाई मिल रहा है, कहाँ से, जो हमने जेएस पेज पे लिखा। बट अब क्या करते हैं, इस जावास्क्रिप्ट के कोड को ऊपर रख दीजिए। क्या हुआ, अभी आपको ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, बल्कि हाई नहीं आ रहा है। क्यों? एंड इवन आपको एक एरर भी आ रहा है, दिख रहा है। कारण क्या है, कारण ये है कि अभी जब आप इनर एचटीएमएल को आप सर्च कर रहे हैं, इस इनर एचटीएमएल डेमो वाले को, तो क्या हो रहा है कि उसे नहीं मिला। क्या हो रहा है, सीन समझते हैं। जब आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग से, सो जैसे मेटा टैग हुआ, टाइटल हुआ, उसके बाद स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया। सो जब ये इस लाइन पे एग्जीक्यूशन के लिए कंप्लीट, इस लाइन पे एंट्री किया एग्जीक्यूशन के लिए, तो क्या हुआ, ये कहाँ पहुंचा, ये गया जेएस पेज पे। जेएस पेज का इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। जब इसका एग्जीक्यूशन किया, उस टाइम इसे क्या रिक्वायरमेंट थी, डेमो नाम की आईडी की, करेक्ट। क्या इस लाइन तक
डेमो नाम का जो आईडी है वो एग्जीक्यूट हुआ। लाइन नंबर 9 अब हम लोग पहुंचे, तो यहां तक क्या डेमो नाम का जो ये आईडी है अवेलेबल है? नहीं है, करेक्ट। क्योंकि डेमो नाम का आईडी जो है लाइन नंबर 15 में है, और हमारा अभी जो एग्जीक्यूशन जो हो रहा है, कंपाइलेशन जिसे हम कहते हैं, लाइन नंबर 9 हो रहा है। और 9 पे उसे डेमो नाम का आईडी को वो सर्च किया, नहीं मिला। नहीं मिला इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे हमें ये एरर थ्रो किया, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इनर एचटीएमएल। ठीक है, तो क्या हुआ, इशू क्या हो गया कि जब हम जावास्क्रिप्ट के लाइन मींस एक्सटर्नल लिंक को ऊपर रख देते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि जो लाइन बाय लाइन जो एग्जीक्यूशन हो रहा था वो टॉप लाइन से होते होते जब स्क्रिप्ट तक पहुंचा, स्क्रिप्ट में एंट्री किया, वहां पर जब उसने सर्च किया तो वो नहीं मिला। इसे एक बार हम लोग पेंट पे जाते हैं। ठीक है, 2 पेज हुआ। सो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट नाम का टैग था, और नीचे में आईडी इक्वल टू डेमो है, और यहाँ पे क्या है, इनर एचटीएमएल है। इनर एचटीएमएल इक्वल टू यहाँ पे मेरा हाई लिखा हुआ है। जब आपका लाइन एग्जीक्यूशन हुआ, आप क्या किए, लाइन एग्जीक्यूशन आपका हो रहा है नीचे की तरफ, लेकिन जब जैसे ही आप स्क्रिप्ट लाइन पे पहुंचे, स्क्रिप्ट जब पहुंचते ही क्या हुआ कि आपका एग्जीक्यूशन कहाँ पे एंट्री किया, ये एग्जीक्यूशन चला गया इसमें, करेक्ट। स्क्रिप्ट पहुंचते ही एग्जीक्यूशन उधर गया, एग्जीक्यूशन खत्म करने के बाद वो वापस फिर से इस पे आता है। मीन्स जिस टाइम ये हाई को सर्च कर रहा है, उस टाइम हाई जो हमारा डेमो जो आईडी है, जिस डेमो को ये टारगेट किया, वो डेमो आईडी जो डेमो है वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए क्या हुआ, हमें मिला एरर। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है इस एरर को सोल्व करने का, कि हम एक्स्ट्रा ये लिंक को सबसे बॉटम में रख दें। जब आप बॉटम में रखते हैं, अब क्या होगा, अब पहले आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट प्रॉपर है, एरर नहीं है। क्यों, क्योंकि अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, स्क्रिप्ट टैग कहाँ पे है, ये स्क्रिप्ट टैग अब आपका नीचे आ गया। स्क्रिप्ट नीचे आ गया, जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा उस टाइम तक डेमो नाम का आईडी जो है मिल गया है, आईडी इक्वल टू डेमो, और यहाँ पे क्या है, इनर इनर एचटीएमएल। एग्जीक्यूशन समझते हैं, एग्जीक्यूशन हुआ, सबसे पहले क्या मिला, डेमो नाम की आईडी मिल गया, आईडी मिला, आईडी के बाद स्क्रिप्ट टैग मिला, स्क्रिप्ट टैग से गया स्क्रिप्ट वाले पेज पे, यहाँ पे क्या मिला, इनर एचटीएमएल जो डेमो को टारगेट कर रहा है। ठीक है, और डेमो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो चुका है, इसलिए एरर आपका नहीं आया। तो इसमें हम लोग क्या किए, जो स्क्रिप्ट टैग था एक्सटर्नल लिंक हमारा, उसे हमने बॉटम में रख दिया। बट हमारे पास एक ऑप्शन है कि इस स्क्रिप्ट टैग को नीचे ना रख के हम ऊपर में ही रखें और हमारा एरर नहीं आए। तो चलते हैं स्क्रिप्ट टैग को फिर से ऊपर रखते हैं, SCRIPT, स्क्रिप्ट टैग को मैंने ऊपर रखा। यहाँ पे हम लोग अब डेमो नाम का जो आईडी है उसे लेते हैं, और यहाँ पे इनर एचटीएमएल को ले लेते हैं, इक्वल टू हाई। ठीक है, एग्जीक्यूशन फिर समझते हैं। अब जब आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप जैसे ही एग्जीक्यूट कीजिएगा आपको एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक डेमो नाम का आईडी जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और जिसे हम लोग जेएस पेज पे सर्च कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के साथ यहाँ पर हम लोग डेफर लगा देंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के साथ हम लोग डिफर लगा देंगे। डिफर क्या करेगा, एग्जीक्यूशन ये हुआ, सेम टाइम अभी क्या हो रहा है, अभी
एक बार में एक ही लाइन का मीन्स एक ही फाइल का कंपाइलेशन हो रहा है, कंपाइलेशन एंड ये एग्जीक्यूशन बोलिए, कंपाइलेशन जो भी हम लोग ये समझेंगे आगे मिलेगा हमें कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है। तो कंपाइलेशन होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है, ये सब प्रोसेस। तो पहले क्या कर रहा है, अभी हमारा वन पेज वन टाइम में हो रहा है, या तो एचटीएमएल का लाइन बाय लाइन चल रहा है, तब जावास्क्रिप्ट पे एंट्री, फिर से एचटीएमएल पे वापस, ऐसा हो रहा है। बट अब क्या होगा, जब आप डिफर कर देते हैं, डिफर अप्लाई करते हैं, ये वेट नहीं करेगा इसको कंप्लीट होने का, ये मीनवाइल इस पेज को भी साथ में दोनों चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब अब क्या है, अब ये है दोनों का पेज का कंपाइलेशन सेम टाइम होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन सेम टाइम होता रहेगा। अब क्या होगा कि जब आपका लाइन नंबर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया, ये जाकर यहाँ एग्जीक्यूशन कर लिया, इसके लाइन को एग्जीक्यूट करवा रहा है, इसके सारा फाइल को, इसे क्या हुआ, इनर एचटीएमएल मिला, बट अभी तक डेमो नाम का जो आईडी जो था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, ये जेएस वेट कर लेगा। ठीक है, जब इसे जैसे ही मिल जाएगा डेमो नाम का आईडी, ये एग्जीक्यूट कर लेगा। ये क्या करेगा, जब ये आईडी मिल जाएगा, ये इसको अवेलेबल करवा देगा। ठीक है, लेकिन ये तब तक वेट कर लेगा, ये आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। मीन्स तो हुआ क्या कि ये एक साथ दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दोनों कंपाइल कर रहे हैं, दोनों एग्जीक्यूशन प्रोसेस चल रहा है दोनों फाइल का। तो आपको क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा, प्रोसेस आपका फास्ट हो सकता है। एक चीज हम समझते हैं स्पीड कैसे होगा, मान लीजिए जब हम डिफर नहीं लगाते तो क्या होता है, पहले ये लाइन का एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे एंट्री किया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के लाइन को एग्जीक्यूशन किया, तब फिर से आके इसमें आया, तब एग्जीक्यूशन हुआ। मींस वन टाइम में एक ही काम हो रहा है। मींस कह सकते हैं कि सिंगल थ्रेड काम कर रही है, एक बार में एक ही वर्क होगा, दो टास्क नहीं हो रहा है, मल्टीटास्क नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम लोग डिफर लगा देते हैं तो ये मल्टीटास्क करना स्टार्ट कर देती है। मींस मल्टीटास्क हम कहें या एक ही बार में दोनों काम, लाइक एचटीएमएल फाइल भी एग्जीक्यूट कर रहा है, सेम टाइम जावास्क्रिप्ट का भी एग्जीक्यूशन होगा, और आपको एरर नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, सेम टाइम दोनों प्रोसेस अपना दोनों फाइल करते जाएगा। चेक करते हैं एरर साइड पे, तो अभी क्या है, अभी हमारा जावास्क्रिप्ट नीचे है, चलिए इसको ऊपर रखते हैं। अब ऐसी बात है, एरर आना ही है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिफर लगा देते हैं, सेव कीजिए। अब आपको एरर भी नहीं है और एग्जीक्यूशन भी आपका हो गया। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कंपलसरी है कि हम जावास्क्रिप्ट का जो हमारा कोड है उसे हम बॉटम में ही रखेंगे, नहीं, उसे हम कहीं भी रख सकते हैं। इवन डिफर लगाने के बाद आप नीचे भी रखिएगा तो भी कोई इशू नहीं करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले सकते हैं कि डिफर का यूज क्या है। कोई डाउट इसमें किन्हीं को तो बताइए। तो हम डिफर लगा के जावास्क्रिप्ट के लिंक को, एक्सटर्नल लिंक को कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। या एग्जीक्यूशन के लाइन के पहले रख दीजिए, बाद में रख लीजिए, कोई इशू नहीं। ये भी नहीं है कि हम इसे हेड सेक्शन में ही रखना चाहिए, नहीं, आप यहाँ भी रख सकते हैं तो भी वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि जस्ट उसके पहले आ रहा है। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग हैबिट रखते हैं कि बॉटम में ही जेएस के फाइल को रख देने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेस्ट ऑपरेटर को। रेस्ट एंड स्प्रेड, सो ये दोनों, सो स्प्रेड ऑपरेटर ऑलरेडी हम लोग देखे थे कि क्लोनिंग पर्पस में यूज होता है। एक बार थ्योरी पे चलते हैं, जस्ट वन सेकंड। सो स्प्रेड ऑपरेटर, तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, लर्न हाउ टू यूज द स्प्रेड ऑपरेटर इफेक्टिवली एंड रेस्ट ऑपरेटर का हम लोग भी देखेंगे मोस्ट ऑफ द केस। सो जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर, पहले हम लोग थ्योरी पे जाते हैं। सो समरी, इन दिस ट्यूटोरियल यू विल लर्न जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर, दैट स्प्रेड ऑपरेटर एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो एक्चुअली जो रेस्ट एंड स्प्रेड, ये दोनों जो फीचर है आपको ES6 का फीचर है। ठीक है, ES6 में आया, ES6 के पहले ये फीचर नहीं था। तो ES6 से प्रोवाइडेड अ न्यू ऑपरेटर कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री डॉट, और इसको हम लोग क्या करते हैं जनरली थ्री डॉट के हेल्प से यूज करते हैं, जैसा हम लोग पहले किए थे ऑलरेडी। सो स्प्रेड ऑपरेटर allow you to spread out element of an iterable object such as array, set, map, ये सब हम लोग सेट एंड मैप देखे थे कि क्या होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का, तो
इसका हम लोग एग्जाम्पल कर चुके थे, तो इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो एरे है, एरे 1, एरे 2। अब आपको अगर कोई न्यू एरे बनाना है और उसमें ये दोनों का डेटा आपको चाहिए, आप क्या कीजिएगा, दोनों को कॉपी कर दीजिएगा। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ। मैं इसको इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए अगर भूले हुए हैं तो यहाँ पे क्या है, एरे 1 है, एरे 2 है। हम दोनों का डेटा एक न्यू एरे में चाहते हैं, तो ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन क्या है कि हम एरे डॉट पुश करें तो भी हमें मिल जाएगा, मिल सकता है या नहीं। कॉन्स्ट न्यू एरे कर लेते हैं, न्यू एरे इक्वल टू, एक हम एम्प्टी एरे बना दिए और ये इस एरे में वो दोनों एरे के डेटा को पुश कर दीजिए। सो कौन सा एरे, एरे 1 डॉट पुश, सॉरी न्यू एरे में डालना है ना, तो न्यू एरे लेना होगा ना, न्यू एरे डॉट पुश, और पुश के अंदर क्या करेंगे, डेटा, डेटा कौन सा, एरे 1 का। सेव करते हैं, देखते हैं पर किया क्या। ठीक है, आपका डेटा इसके अंदर आ गया, 3 गो एरे। अब क्या करते हैं, अब सेम उसी टाइप से सेकंड वाला एरे को पुश कर देते हैं, एरे 2। अब देखते हैं डेटा आया, आया, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या दिख रहा है, जो ये दोनों एरे में, दोनों एरे का डेटा जो उसमें आया वो एज लाइक एरे आ रहा है, डेटा ओपन होकर नहीं आ रहा है। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि दोनों एरे का डेटा हमें सिंगल एरे के फॉर्म में बने, ना कि दो एरे में। हमने जब पुश किया तो हमारा डेटा इसके अंदर आ गया, बट वो डेटा पुश हुआ है, मीन्स पूरा एरे पुश हुआ हमारा। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, डेटा कंप्लीट ओपन होकर आए, जो जिसे बोल रहे हैं स्प्रेड होना। मीन्स स्प्रेड मीन्स क्या हुआ, फैल जाना। तो डेटा हम चाहते हैं कि वो हमारा ओपन होके इसके अंदर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम जाकर स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लेंगे। तो स्प्रेड ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल डॉट लगाते हैं, ट्रिपल डॉट एंड एरे 1 एंड ट्रिपल डॉट एरे 2। अब चेक करते हैं डेटा क्या हुआ, आपका जो डेटा है पूरा का पूरा ओपन हो गया। ठीक है, तो स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, डेटा को फैला देना। जो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसे जनरली हिंदी में उसका वर्ड क्या होता है, स्प्रेड मीन्स फैलना। तो वही चीज, एरे 1 आपका ये रहा, एरे 2 ये हुआ, ये दोनों से नया डेटा बनाना था, हमने क्या किया, ओपन कर दिया डेटा को स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके। ठीक है, तो ये था आपको स्प्रेड ऑपरेटर के हेल्प से। सो वही चीज यहाँ पर है, एरे 2, एरे 1, और उसके साथ अगर कुछ और नया डेटा ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ दो डेटा जो ऑलरेडी पहले का है वो कॉपी हो गया, एंड दो डेटा यहाँ पे नया आ गया। और फिर कोई स्ट्रिंग है उसको ओपन करना है तो फिर वो भी हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमें पता है कि स्ट्रिंग को अगर हम एरे के अंदर बाइंड करेंगे, इन द सेंस स्प्रेड ऑपरेटर में यूज करेंगे, वो एक एक वर्ड को, लेटर को स्प्रेड कर देगा। ठीक है, उसे कंप्लीट ओपन कर देगा। सेम उसी प्रकार नंबर को भी वो सेम टाइप से ओपन करेगा, स्प्रेड नंबर भी का, सॉरी, लेकिन नंबर जो है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नंबर को डायरेक्ट ओपन कर दिए 1 2 3 4 5 ऐसा करके, तो ये स्प्रेड नहीं करेगा, नंबर को हम नहीं कर सकते हैं। सो 1 2 3 5 इज नॉट इटरेबल, क्योंकि ये इटरेबल नहीं है। सेम केस हमारा ऑब्जेक्ट के केस में भी होता है, जैसा हम एरे में कर रहे हैं सेम वैसा ही यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये था आपका स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड में हम लोग को होता है क्या, ये आपको हेल्प करता है क्लोनिंग के, और मोस्ट ऑफ द केस जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे जाते हैं तो ये आपको हेल्प करता है डेटा को कॉपी करने के केस में बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक यहाँ पे आपको ऑड, एक ऑड नंबर का एरे है, दूसरा आपको यहाँ पे कुछ डेटा पास किया हुआ है 2 4 6 जो इवन नंबर का है, और इवन के साथ आप ऑड को रखना चाह रहे हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, तो इन दिस एग्जांपल द थ्री डॉट्स लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ऑड एरे इज द स्प्रेड ऑपरेटर। सो द स्प्रेड ऑपरेटर अनपैक द डेटा। टर्म को याद रखिएगा, स्प्रेड क्या करता है, अनपैक करता है। ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू टाइम में, ये इंटरव्यू में बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन। सो स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, ट्रिपल डॉट, लेकिन ये क्या करेगा, डेटा को अनपैक करता है।
note that EH6 also has 3 dots which is rest operator. सेम चीज हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे इसी में, रेस्ट पैरामीटर के बारे में। जो हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर देख रहे हैं सेम उसी टाइप से रेस्ट ऑपरेटर है, और उसका भी नोटेशन ट्रिपल डॉट ही है। जैसे हम लोग स्प्रेड को ट्रिपल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम उसी टाइप से रेस्ट ऑपरेटर भी होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। सो रेस्ट पैरामीटर स्प्रेड क्या कर रहा है, डेटा को स्प्रेड कर रहा है, डेटा को फैला रहा है, लेकिन रेस्ट डेटा को फैलाएगा नहीं, डेटा को वो कलेक्ट करेगा। तो स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर क्या करेगा, दैट कलेक्ट्स ऑल द रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ ए फंक्शन इनटू एन अरे। डेटा को वो क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा सारा डेटा को। लाइक यहाँ पे आपको फंक्शन में दिख रहा है ए बी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल डॉट आर्ग्यूमेंट्स। अब क्या होगा यहाँ पे, चलिए ये फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आउटपुट क्या आएगा इसका, तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है ए बी, ठीक है, दो वैल्यू हुआ, दो पैरामीटर हमारा है। तो दो पैरामीटर किसको कंसिडर करेगा, ये 1 और 2 को लेगा, ठीक है। लेकिन ये 3 4 5 ये क्या होगा, ये तीनों जो है इसके पास आ जाएगा, ट्रिपल डॉट आर्ग्यूमेंट के पास, ठीक है। चेक करते हैं, हुआ 3 4 5। तो ये क्या हुआ, ये डेटा को क्या किया, पैक किया या अनपैक किया, हम लोग ने यहाँ से डेटा को दिया, इसी डेटा को यहाँ पे क्या किया, ट्रिपल डॉट के हेल्प से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और डेटा हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब जो डेटा हम लोग ओपन करके हम लोग पास कर रहे थे, वो पूरा डेटा हमें वहां पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो इन दिस एग्जाम्पल द रेस्ट पैरामीटर कलेक्ट्स द आर्ग्यूमेंट 3 4 5 इनटू एन एरे आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो डेटा हमारा जो जा रहा है 3 4 5 आर्ग्यूमेंट्स को जो मिल रहा है, ये इसे बोल रहे हैं रेस्ट ऑपरेटर। ये क्या किया, डेटा को आपको कलेक्ट किया, एक जगह पे कंबाइन कर दिया, और जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेटा को स्प्रेड कर रहा है, ये डेटा को आपको फैलाया है, लेकिन यहाँ पे डेटा को क्या हुआ, ये जमा किया है। अभी और आगे हम लोग देखेंगे, समझ में आ जाएगा और भी। सो इन दिस एग्जाम्पल ये हो गया रिप्रेजेंट, सो 3 डॉट से ट्रिपल डॉट रिप्रेजेंट्स बोथ स्प्रेड ऑपरेटर एंड द रेस्ट पैरामीटर। ये दोनों चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंस है, स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, डेटा को अनपैक करेगा, ये ध्यान रखिए। इट अनपैक द एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। जो डेटा हमारा है उसे हम क्या करेंगे, इटरेबल ऑब्जेक्ट के डेटा को अनपैक करेगा। लेकिन रेस्ट पैरामीटर क्या करता है, डेटा को पैक करता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डेटा को, तीन डेटा को हमने यहाँ पे पास किया, और ये डेटा, तीनों डेटा इसको किसके फॉर्म में मिल रहा है, एक पैरामीटर के रूप में, जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है ट्रिपल डॉट आर्ग्यूमेंट। मतलब वो क्या हुआ, डेटा को पैक कर दिया। अब अगर आपको डेटा, ये तीन डेटा आपको चाहिए, तो किसके थ्रू मिल रहा है, सिर्फ एक पैरामीटर के थ्रू। मतलब एक पैकेट बन गया आर्ग्यूमेंट्स नाम का, और जो आर्ग्यूमेंट क्या किया, 3 4 5 को कंटेन कर रहा है। मतलब स्प्रेड ऑपरेटर जो है ये क्या कर रहा था, सॉरी, स्प्रेड क्या किया, डेटा को अनपैक किया था। अनपैक का मतलब क्या हो रहा है, जो हम लोग न्यू एरे बनाए थे, सपोज न्यू एरे में क्या हुआ, हमने ओपन किया, ट्रिपल डॉट दिया, और सपोज एरे 1 दिए। ये क्या हुआ यहाँ पे, ये जो एरे 1 लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये एरे 1 नहीं है। ये एरे 1 क्या कर रहा है, ये तीनों डेटा को लेके आ रहा है, कलेक्ट। वो तीनों डेटा को लाके यहाँ पे वो अनपैक कर दिया। मतलब इसको हम चाहें तो 1 2 3 कुछ इस टाइप से लिख दे सकते हैं। सो ये क्या किया, इसने डेटा को यहाँ पे लाके अनपैक कर दिया। बट रेस्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है, इसी चीज को वो, जो आप 3 4 5 ये तीन डेटा है, और तीनों डेटा को रिप्रेजेंट किस टाइप से कर दिया, ARGS के तौर पे, ठीक है। एक इसमें और भी है, वो अभी हम लोग देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा। सो रेस्ट पैरामीटर क्या कर रहा है, रेस्ट पैरामीटर डेटा को हमें पैक करता है इनटू एन एरे। सो द रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी, मेन चीज यहाँ पर है कि रेस्ट पैरामीटर जो है हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी एट द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन।
ये जब भी आप रेस्ट पैरामीटर को रखते हैं, आपको लास्ट में होना चाहिए। फंक्शन के आर्गुमेंट में जब भी आप रख रहे हैं, ये लास्ट में रहेगा। आप इसे अगर स्टार्टिंग में रखिएगा, ये काम नहीं करेगा। हाउएवर द स्प्रेड ऑपरेटर कैन बी एनीवेयर। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में है, वो यही है कि रेस्ट पैरामीटर को आपको फंक्शन के आर्गुमेंट में या जहां भी रख रहे हैं, लास्ट में होना चाहिए। बट स्प्रेड ऑपरेटर जो है, आपको कहीं भी आप रख दीजिए। एक डिफरेंस ये और दूसरा डिफरेंस ये कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, डेटा को अनपैक करता है एंड ये डेटा को पैक करेगा। ये नोट डाउन कर लीजिए, जब आप इंटरव्यू देते हैं ये आपको बहुत पूछेगा। चलिए, दो चीज हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसको। तो रेस्ट ऑपरेटर में हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ रखा था, ठीक है। अब इस आर्ग्यूमेंट को हम लोग बाहर लास्ट में न रख के पहले रखते हैं। देखते हैं क्या दिया। ये आपको पहले ही एरर दे दिया। कर्सर रखिए, क्या दे रहा है, क्या लिखा, अरेस्ट पैरामीटर मस्ट बी एट द लास्ट इन द पैरामीटर लिस्ट। क्लियर, हम इसे बीच में नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर यही आपको क्या रहता, स्प्रेड रहता, तो स्प्रेड क्या करता, डेटा को अनपैक करता। बट यहाँ हम लोग तो डेटा को कलेक्ट करके ला रहे हैं ना। हमारे पास 3 डेटा है और 3 डेटा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। मतलब पूरा का एक पैकेट बना हुआ है वो तीनों डेटा का। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये रेस्ट ऑपरेटर हुआ। लेकिन वही चीज यहाँ पे हम लोग जब ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने अनपैक किया है डेटा को। ये तीनों डेटा इसके पास है, पैकेट की तरह ही है। बट इस एरे में क्या हो रहा है, वो ओपन हो रहा है डेटा, करेक्ट। तो हम लोग उसे कहीं भी रख दे सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या हुआ 134, ठीक है। नीचे में हमने क्या किया, ऑड नंबर को हमने यहाँ पे ट्रिपल डॉट से रख दिया। हम लोग रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर जो लिखा हुआ है, इसी के हेल्प से वो तीनों डेटा मीन्स 135 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ऑड से। सेम चीज से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। बट जब आप इसके अंदर रख रहे हैं, आप वो क्या कर रहे हैं, डेटा को अनपैक करने जा रहे हैं, क्योंकि आप एरे के अंदर रख रहे हैं। सो आपका वो क्या हुआ, स्प्रेड ऑपरेटर हो रहा है। सो यहाँ पे क्या है फिर, कॉन्स्ट ऑड इक्वल टू 135। आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या है, कंबाइंड इक्वल टू 2 लिए, फिर बीच में हमने कुछ डाला और फिर 4 6 डाला। तो जब एक चीज ध्यान रखिए, बीच में अगर आपका कहीं पे भी आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट है या स्प्रेड है। बीच में अगर वो आ रहा है तो क्या है, स्प्रेड स्प्रेड ऑपरेटर। वो आपका स्प्रेड ऑपरेटर हो जाएगा। और जनरली हम लोग रेस्ट ऑपरेटर को जो है ना, जनरली फंक्शन के तौर पे ही काम करते हैं, डेटा को अनपैक करने, डेटा को पैकिंग करने के लिए। ये एक्चुअली हेल्पफुल कहाँ होता है, जो बताता हूँ। जब आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, ठीक है, इवन आपको पता नहीं है कि उसके अंदर कितना आर्ग्यूमेंट है, तो जनरली हम लोग इस टाइप से करके डेटा को पास करा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के तौर पे आपके पास यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर 3 डेटा है, करेक्ट। हमें नहीं मालूम है कि कितना डेटा आ रहा है इसके अंदर, हम उस डेटा को यहाँ से निकाल ले सकते हैं। और एक चीज क्या है, इस डेटा को हम निकालने के बाद हम इसे आराम से एक्सट्रैक्ट कर ले सकते हैं, अगर लूपिंग करने लायक पॉसिबल रहा या कुछ भी, वो देखने पर है कि हाँ कि क्या हो सकता है, कैसे करके हम निकाल लेंगे डेटा को। तो ये चीज है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे वही चीज का एग्जांपल है। नोट दैट इन ईएस 2018 expands the spread operator to the object which is known as the object spread. Just 1 second. Okay, so let's look some scenario where you can use the spread operator. चलिए देखते हैं। So JavaScript spread operator and the apply method. Apply method याद है ना, कॉल बाइंड अप्लाई, 3 जो हम लोग यूज किए थे। सो यहाँ पे क्या है, फंक्शन लिए जहाँ पे हम कंपेयर फंक्शन ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं क्या, a माइनस बी को निकाल रहे हैं वैल्यू को। ये ऑलरेडी हम लोग इसको देखे थे कहाँ पे, एरे के केस में, जब हम लोग डिफरेंस निकाल रहे थे, ये
ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, शायद स्ट्रिंग के केस का। तो सो इन ES5, जनरली ES5 के केस में, सो जब हम एरे को पास कर रहे हैं, टू पास एन एरे ऑफ टू नंबर्स टू द कंपेयर फंक्शन, जब कंपेयर फंक्शन में करते हैं, यू ऑफन यूज द अप्लाई मेथड। तो क्या होता है, कंपेयर डॉट अप्लाई। कंपेयर क्या है, ऊपर में आपका एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। सो कंपेयर डॉट अप्लाई, और अप्लाई का ऑलरेडी हमें पता है कि पहला आर्ग्यूमेंट हम लोग क्या करते हैं, नल, एम्प्टी, जीरो, कुछ भी रखते हैं या मैथ रखते थे। सो ये हुआ, एंड हमारा डेटा क्या जा रहा है, 1 2 जा रहा है। कंसोल डॉट लॉग किए, निकल गया। तो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल तो कुछ वैसा नहीं है। हाउएवर बाय यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर, ये तो हम लोग क्या कर दिए कि नॉर्मल लाए, लेकिन अब इसी चीज को हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर के हेल्प से करते हैं। सो स्प्रेड ऑपरेटर में क्या हो रहा है, पास एन एरे ऑफ टू नंबर टू द कंपेयर फंक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रिपल डॉट के अंदर क्या किया गया, 1 और 2 को पास किया गया। यहाँ पे आपको, जब आप स्प्रेड ऑपरेटर में लगा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई मेथड को नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, आपको रिजल्ट के अंदर आपको वैल्यू वेट क्या दे रहा है, -1। The spread operator spread out the element of the array, so A is 1 and B is 2 in this case. Okay, तो वो डिफरेंस आपको निकाल रहा है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपेयर फंक्शन को ये क्या हुआ, पूरा का पूरा स्प्रेड ऑपरेटर के तौर पे चला गया, 1 और 2, डिफरेंस दिया आपको -1, क्योंकि फर्स्ट को ले लिया 1, सेकेंड वाले को 2, 1 -2 कर रहा है। ठीक है, ये तो हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम रियल टाइम में स्प्रेड ऑपरेटर को किस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो जनरली जब हम डेटा को पास कर रहे हैं या कुछ रहा, तो उस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। सो अ बेटर वे टू यूज array डॉट पुश मेथड एग्जाम्पल। सो इसमें क्या है, ये सेम चीज को लिया जा रहा है, मतलब ये सब रियल टाइम एग्जाम्पल पे एक तरह से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे रिवर का नाम है, यहाँ पे कुछ और रिवर हुआ, तो ये दोनों को अब क्या कर रहे हैं कि हमें पुश करने का है। तो एरे डॉट पुश, जब पुश हुआ और पुश के अंदर हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। और अप्लाई जब हम करते हैं, तो हम लोग आर्ग्यूमेंट के रूप में तो ऑलरेडी हम डेटा को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स एंड मोर रिवर्स दोनों को पुश किया गया। कंसोल डॉट लॉग हुआ, कंसोल में क्या आएगा, 1 सेकंड, स्प्रेड की तरह ही वर्क करेगा क्या। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप से, लेकिन यही चीज जब हम लोग डायरेक्ट पुश किए थे, तो याद है क्या हुआ था, जब अप्लाई हम लोग नहीं किए थे, ये सिर्फ 3 को लिया नहीं, उस समय जब हम लोग यही पुश कर रहे थे डेटा को, कहाँ गया, एम्प्टी अरे डॉट पुश, मोर रिवर्स, लेकिन ये एम्प्टी के अंदर जा रहा है और एम्प्टी अरे नहीं है मेरे पास, तो रिवर्स में नहीं लेगा ना। अच्छा, हाँ, ये क्या किया देखिए, जब हमने डायरेक्ट मतलब अलग अलग पास किया, तो आपका ये पूरा एरे को लेके आता था, जो जनरली हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग बनाए थे, उसमें हो रहा था, मतलब वो पूरा डेटा को ओपन नहीं किया था, मीन्स वो एरे को लेके दो भाग में कर रहा था। लेकिन जब यही चीज आप अप्लाई मेथड के हेल्प से कर रहे हैं, अप्लाई मेथड के हेल्प से, तो क्या हो रहा है, तब आपका ये डेटा को ओपन कर दे रहा है। आपको ये दिख रहा है, पूरा डेटा को इसने क्या किया, स्प्रेड आउट कर दिया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये चीज को हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर के हेल्प से कर सकते हैं। सो स्प्रेड ऑपरेटर, यहाँ फिर क्या है, जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर एंड एरे मैनिपुलेशन। सो यहाँ पे आपको हो गया कि डेटा एक है ए बी, और
स्प्रेड ऑपरेटर के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हम डेटा को बाहर से ला रहे हैं, कुछ अपना डेटा रख रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। नेक्स्ट है कॉन्कैटिनेटिंग एरे। जब हम डेटा को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एरे यहाँ रहा, दूसरा एरे यहाँ रहा, दोनों जस्ट नॉर्मल सा स्प्रेड आउट हो गया, डेटा आपका कॉन्कैटिनेट हो गया। तो ये एक तरह से आपको एग्जांपल बताया जा रहा है कि हम क्या क्या उसके हेल्प से कर रहे हैं। मीन्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्प्रेड ऑपरेटर कर क्या रहा है, दो डेटा तीन डेटा जो भी हमारे पास एरे है, दो तीन एरे, उस सारा डेटा को लेके स्प्रेड आउट करके आपको एक सिंगल एरे में बना दिया जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉपिंग एन एरे। अगर आपको कोई एरे को कॉपी करना है आप कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के हेल्प से, ट्रिपल डॉट लगा के यहाँ पे जो किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है जावा स्प्रेड ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग। अब हम स्ट्रिंग एंड डेटा के अंदर चलते हैं, मीन्स एरे के अंदर, तो क्या होगा। ये चीज आपको जनरली रियल टाइम बहुत ज्यादा यूज आता है, मतलब चाहिए यूज केस में आ जाता है। क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए एक एरे, दो एरे है या मल्टीपल डेटा आ रहा है और हमें उसे कॉपी करना है किसी दूसरे में। आप चुपचाप स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लीजिए, जितना भी डेटा रहेगा उसमें आपको एरे में चला जाएगा। और नहीं तो यही काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए एक एरे है, एरे वन है, एरे वन में आपके पास डेटा जो है टीवी से आ रहा है, डेटाबेस से डेटा आ रहा है। ठीक है। और हमें एक टेम्पोररी एरे बनाना है, एक टेम्प एरे है। इसमें मुझे क्या चाहिए कि जो भी डेटा एरे वन का है वो सारा इसमें चाहिए। तो क्या करेंगे, लूपिंग कर सकते हैं और लूप करके और बारी बारी से जो भी डेटा उसके अंदर आएगा उसे हम पुश कर सकते हैं, होगा या नहीं, इस टाइप से। मीन्स हमने क्या किया, जो हमारा डीबी पर डेटा है एरे वन पे उसको हम लूप कर दें और एक एक डेटा को निकाल लें और फिर टेम्प एरे में हम पुश करते चले जाएं, हो सकता है ना। अगर ऐसा करे तो हमारा डेटा एरे वन से निकल के टेम्प एरे में जाएगा। तो ये क्या होगा, बहुत ही लेंदी प्रोसेस। इससे भी सिंपल क्या है, अब स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लीजिए। स्प्रेड ऑपरेटर, और करना क्या है, कुछ नहीं, टेम्प एरे में, टेम्प एरे के अंदर बस ट्रिपल डॉट एरे वन को डाल दीजिए। आपका जो भी डेटा रहेगा इसके अंदर ये सारा ऑटोमेटिक कॉपी हो गया। समझ में आ गया। तो ये चीज एक्चुअली हेल्पफुल हो जाता है। सो यहाँ पे आप देखिए, तो ये क्या हमने देखा कैरेक्टर के केस में, वेट इसका रन नहीं किया। सो यहाँ पे क्या होगा, ये ए रहा, ये बी सी सी डी और डी, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये ए रहेगा, ये बी सी, इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई आइडिया। मीन्स ये स्प्रेड आउट है तो वो किस टाइप से स्प्रेड करेगा, बीसी का बीसी रहेगा या कुछ निकालेगा वैल्यू। हेलो, कोई आइडिया, आवाज जा रहा है ना मेरा। ओके। सो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या करेगा, जब आप स्प्रेड ऑपरेटर में स्ट्रिंग को रखते हैं वो स्प्रेड आउट कर देता है, वो हर एक टर्म को एक्सट्रैक्ट कर देगा, जैसे एरे का डेटा को कर रहा है या जो भी है, जैसे उसे कर रहा है वैसे ही कर देगा। मीन्स आपका आउटपुट जब आएगा तो ए आएगा सेपरेट, बी आएगा सेपरेट, सी आएगा सेपरेट एंड डी सेपरेट। देखते हैं कहाँ गया, चल लोड हो रहा है, आया। तो कभी भी स्ट्रिंग को अगर हमें स्प्रेड आउट करना है ना, आप इस टाइप से कर सकते हैं। सपोज दैट हमें क्या करना है, मान के चलिए कंसोल डॉट लॉग ट्रिपल डॉट, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सारा डेटा वेलकम जो लिखा हुआ है ना, मुझे इसको स्प्रेड एक एक वर्ड को अलग कर देना है। मीन्स इसका मुझे कैरेक्टर निकालना है या कुछ लूपिंग करना है या कुछ भी करना है। मीन्स मेरा रिक्वायरमेंट है कि इसका एक एक वर्ड मुझे अलग हो जाए।
आप ट्रिपल डॉट करके कर दीजिए, आपका ये पूरा डेटा अलग कर देगा। यही चीज को आप जब शायद एरे में डाल दीजिएगा ना, एरे इक्वल टू क्या दिया, ओह सॉरी, नहीं नहीं इसको एक साथ निकाला तो इसको उस दिन हम कैसे तो निकाल रहे थे, इसको बाहर एक एक ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में निकल रहा था, कुछ याद है क्या किन्हीं को? ये तो एरे को निकालेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग जब अल्फाबेट को जब आप डालते हैं तो वो क्या करेगा, आपको एक एक कैरेक्टर को उसका बाहर निकाल देगा। एक सेकंड निकलेगा, यहाँ पे हमें ये क्या हुआ, आपको पूरा एक एरे के फॉर्म में निकल गया, यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट चलिए इसका ही पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये था हमारा क्या चीज, हमने अभी देखा जो सारा का सारा स्प्रेड ऑपरेटर था, उसमें हम थोड़ा बहुत रेस्ट को देखे थे, बट रेस्ट पे हम लोग फिर से जाएंगे। स्प्रेड ऑपरेटर में क्या होता है, इज डिनोटेड बाई 3 डॉट। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, डेटा को अनपैक करने में हेल्प करता है, एलिमेंट्स ऑफ ए टेबल ऑब्जेक्ट सच एज एरे, सेट, मैप, लिस्ट इज इनटू ए लिस्ट। So the rest operator is also denoted by a 3 dot. However, it will pack the data. It will pack the remaining arguments of a function into an array. आपको एक चीज बार बार यहाँ पे दिख रहा है क्या, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ए फंक्शन, मतलब रेस्ट ऑपरेटर जो है कहाँ पे रहेगा, रेस्ट आपको जब भी रहेगा ना फंक्शन के अंदर रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। लेकिन जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो कहीं भी रहेगा, मीन्स हम लोग उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द स्प्रेड ऑपरेटर कैन बी क्लोन टू एन ट्रेबल ऑब्जेक्ट और मर्ज ए ट्रेबल ऑब्जेक्ट इनटू वंस। ये क्या कर रहा है, डेटा को हमें क्लोन करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं किसको, रेस्ट ऑपरेटर। तो रेस्ट पैरामीटर क्या करता है, तो रेस्ट पैरामीटर सेम थिंग हुआ हमारा, is a new kind of parameter so called rest parameter that has a prefix of 3 dots, जिसके पास क्या हो रहा है, ट्रिपल डॉट का हमारा प्रीफिक्स हो रहा है। So rest parameter allow you to represent an indefinite number of argument as an array, means जो भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि हम 3 डेटा है 4 डेटा का आर्ग्यूमेंट है, नहीं, अब जितना आ रहा है वो सारा को जब आप ट्रिपल डॉट दे दे रहे हैं तो वो सारा उसके अंदर पैक हो जा रहा है, और वो किस फॉर्म में आ जाएगा, एरे के फॉर्म में हमें आ जाएगा। सो द लास्ट पैरामीटर, लेकिन एक चीज ध्यान रखने की चीज है, मेन चीज, जब भी ये रहेगा आर्ग्यूमेंट के तौर पे कहाँ पे रहेगा, लास्ट में होना चाहिए, बीच में कहीं नहीं, जो ये ट्रिपल डॉट है। द लास्ट पैरामीटर आर्ग्यूमेंट इज प्रीफिक्स्ड विद द ट्रिपल डॉट इज कॉल्ड a rest parameter argument, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द आर्ग्यूमेंट्स you pass to a function will map to the parameter list। जो भी आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन में पास करेंगे वो सब के सब क्या होगा, उस पैरामीटर जो हमारा लास्ट पैरामीटर होगा उसके साथ वो मैप हो जाएगा। मैप इन द सेंस, मैप वो नहीं, मैप मीन्स उसके साथ वो उसमें वो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो भी कहिए मैपिंग कर दिया जाएगा उसके साथ। सो इन द एबव सिंटैक्स फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैप्स टू ए सेकंड वन मैप टू बी एंड थर्ड फोर्थ एक्सेट्रा विल बी stored in the rest parameter argument as an array।
तो यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन के अंदर 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ए एंड बी, दो ही चीज है। तो ए में क्या आएगा, 1 आएगा, बी में क्या आएगा, 2 आएगा, और बाकी जितना बच गया सब के सब चला जाएगा आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ठीक है। आपको एक चीज इसमें आप देखने वाली बात ये है, मेन चीज जो ये समझिए, यहाँ पे क्या है, जो आर्ग्यूमेंट के तौर पे हमें जो रिसीव हो रहा है, हमने जो पास किया वो क्या है, किस फॉर्म का डेटा है इसके पास, जो एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं वो है क्या। जो भी डेटा है आपको नंबर है एंड स्ट्रिंग है, करेक्ट। मीन्स हम इवन बुलियन या जो भी आप पास करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक हम बुलियन डेटा पास करके देखते हैं, मिल गया। तो जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं वो सारा का सारा इसके पास आ रहा है, लेकिन एक चीज क्या हो रहा है, हमने जो डेटा पास किया वो किस फॉर्म में है इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें जो रिसीव हो रहा है वो किस फॉर्म में डेटा रिसीव हुआ, कंसोल में जो डेटा रिसीव हुआ वो किस फॉर्म में। इन्हीं को नहीं पता चल रहा है, आईपीएल में सब बिजी हैं क्या। इन द फॉर्म ऑफ है एरे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये 5 एरे है, मतलब हम डेटा किसी भी फॉर्म में डाल मतलब पास करें, इन द सेंस हमने आर्ग्यूमेंट को किसी भी फॉर्म में पास किया, मैटर वो कुछ नहीं है, मैटर है कि सारा का डेटा आपको जो मिलेगा सारा डेटा आपको एज ए आर्ग्यूमेंट मिलेगा। आवाज जा रहा है ना कि नहीं जा रहा है। आ रहा है सर। ओके, सो हमें जो भी डेटा होगा हमें आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, सॉरी एरे के फॉर्म में। अब एक चीज बताइए, अगर आपको डेटा एज ए एरे मिल रहा है तो वो बेनिफिटेड है या नहीं है, बेनिफिटेड है। क्योंकि अगर आपको डेटा जब एरे में मिल गया ना, आप उसका एक एक वर्ड को निकाल दे सकते हैं, लूपिंग करके हम उसका एक एक डेटा निकाल दे सकते हैं, हम उसका कुछ और ऑपरेशन कर सकते हैं डेटा को निकाल के। तो कभी भी हम प्रयास क्या करते हैं ना कि डेटा अगर हमें स्ट्रिंग मतलब एरे के फॉर्म में मिल जाए तो वो ज्यादा सुटेबल होता है। इसलिए कभी भी आप जनरली जब आप काम भी करते हैं प्रोजेक्ट पे, तो क्या होता है आपको डेटा जो है जनरली जो डेटाबेस से भी आएगा, लाइक मोस्ट ऑफ द केस एरे में आना चाहिए। मतलब हम लोग जनरली एरे के रूप में ही लाते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में, ताकि वो मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी हो जाए। क्योंकि इस पे आप लूपिंग करके आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं, जो डेटा चाहिए नहीं चाहिए आप सब काम कर ले सकते हैं। तो रेस्ट ऑपरेटर कर क्या रहा है, जो डेटा ये पास कर रहा है, पास करने के बाद जो डेटा हमें रिसीव हो रहा है वो डेटा हमारा क्या है, एज ए एरे है। ये चीज आप ध्यान रख, नोट एवर यहाँ पे मैटर होती है। वेट, यहाँ पे हम लोग नीचे कहीं पे लिख देते हैं, डेटा विच वी विल रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑपरेटर थ्रू द data which we will receive from the rest operator through the argument, through ना करके from argument will be क्या, एरे। ये आपको हमेशा जो है डेटा जो मिलेगा वो एरे में ही मिलेगा, और कुछ नहीं, बस एक एग्जांपल आप समझ गए, हो गया।
बाकी सब सेम सेम रहेगा। अब आप मान के चलिए अगर आप ओनली 2 डेटा पास करते हैं, सिर्फ आपको 2 ही डेटा पास कर रहे हैं और आर्गुमेंट कितना है, तो 2 डेटा में आपको ए बी एंड आर्गुमेंट है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 डेटा पास कीजिए, पूरा हटा दीजिए। अब आर्गुमेंट को क्या मिलेगा, console.log में लाइन नंबर 59 को अब क्या आएगा, ए को तो 1 मिलेगा, ठीक है, बी को 2 मिलेगा एंड आर्ग्यूमेंट को क्या, सब सोए हुए हैं, सही है। आर्ग्यूमेंट को आपको एम्प्टी एरे मिलेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा आपका एम्प्टी, ये डेटा जो जा रहा है वो एम्प्टी रहेगा, इसीलिए उसको कोई डेटा ही नहीं मिलेगा। चलिए चेक करते हैं क्या हुआ, पूरा एम्प्टी एरे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी आर्ग्यूमेंट मतलब रेस्ट ऑपरेटर में हमने देखा था कि जब उसे बीच में अगर पास करते हैं तब क्या प्रॉब्लम होगा। तो क्या करते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को जस्ट हम लोग मिडिल में रख देते हैं। क्या हुआ, आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, इसको आप मैनुअली कर सकते हैं। जो हम लोग किए वही सब है, फिल्टर वगैरह लगा कर कुछ दिया हुआ है, इसको जस्ट मैं रख दिया हूँ। सेम चीज को देखते हैं एरो फंक्शन पे कैसे कैसे करेंगे। तो सेम जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो एरो फंक्शन जब आप बनाते हैं तो एरो फंक्शन बनता कैसे है, एफ एन इक्वल टू पैरामीटर, ही रहा ना एरो फंक्शन। तो बस एज ए आर्ग्यूमेंट लेना था, ट्रिपल डॉट यहाँ देंगे, हम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है आर्ग्यूमेंट के तौर पे। तो जैसे नॉर्मली हम काम कर रहे हैं सेम वैसे ही एरो फंक्शन में वर्क करेगा, कुछ वैसा कुछ अंतर नहीं रहेगा। चलिए नीचे क्या है, सो जावास्क्रिप्ट रेस्ट पैरामीटर इन ए डायनेमिक फंक्शन। अगर कोई डायनेमिक फंक्शन है वेर सो नंबर न्यू फंक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू फंक्शन आया, ओके, एंड कंसोल डॉट लॉग पास हुआ, सो नंबर आ गया। ठीक है, ये सब वही चीज है। फिर ये रेस्ट ऑपरेटर का हो गया नॉर्मली जो हम लोग अभी जस्ट किए वही चीज का एग्जाम्पल है और कुछ नहीं। सो आई वांट टू प्रिंट ऑल द आर्ग्यूमेंट आफ्टर 3 4 टू द लास्ट वेरिएबल, मीन जो भी हमारा डेटा है 3 4 से लेके लास्ट वेरिएबल तक प्रिंट करना है। तो हम लोग ने क्या किया, दो वेरिएबल को हमने आर्ग्यूमेंट में रखा, मतलब जो भी हमारा डेटा है 5 6 7 जो भी है लास्ट का, वो सारा को हमें क्या करना है, सेपरेट में प्रिंट कराना है या उसे हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो हम इस टाइप से जाके कर सकते हैं। अगर आपको इंडिपेंडेंट करना है तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपको रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। तो एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा यूज केस रियल टाइम में आपको आता है, इसीलिए मैंने इसको कवर कर दिया। सो रेस्ट ऑपरेटर हो गया, सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, मैप हो चुका है, रेजेक्स हो चुका है, एरर हैंडलिंग हो गया, रिकर्जन पढ़ चुके थे। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत रेस्ट एंड स्प्रेड में तो बताइए। तो ओवरऑल अगर इसका हम कंक्लूजन देखें तो सिर्फ 2 लाइन है। अगर आपको स्प्रेड है, रिप्रेजेंट क्या चीज से करेंगे, ट्रिपल डॉट, ठीक है, और जो भी नाम डाल दीजिए, ए बी सी जो भी रखना है आप रख सकते हैं। सेकेंड लाइन क्या है इसका, ये क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, डेटा को पैक या अनपैक, अनपैक। Unpack. नेक्स्ट, स्प्रेड ऑपरेटर को हम कहाँ रखेंगे, बीच में या कहीं भी, एनीवेयर। ठीक है, बेस एनीवेयर, ये हो गया।
डेटा इसके अंदर किस टाइप का आएगा, किसी भी टाइप का रख दीजिए, एरे हो, स्प्रेड हो, कुछ भी चलेगा। नेक्स्ट रेस्ट ऑपरेटर, रेस्ट क्या करता है, सेम रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये वर्क किसके केस में करेगा, मोस्ट ऑफ द केस इनसाइड फंक्शन, ठीक है। इनसाइड फंक्शन एस आई, ये इनसाइड फंक्शन में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम केस करेगा, 90% जो है आपको इनसाइड फंक्शन। कारण क्या है जो बताता हूं, इसका केस क्या है, कहां पे रखना है हमें, हर हाल में लास्ट में रहेगा, करेक्ट। अगर आप इस टाइप से रख दिए तो ये तो स्प्रेड ऑपरेटर बन गया ना, क्योंकि डेटा को अनपैक करने जा रहा है। तो हम लोग क्या किए हैं, ये आर्ग्यूमेंट जो है डेटा को लेकर आया है, और ये जब भी रहेगा लास्ट में, तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के केस में यूज करेंगे। मीन्स फंक्शन में अगर आपने ट्रिपल डॉट लगा दिया मतलब वो आर्ग्यूमेंट बन गया, सॉरी वो रेस्ट ऑपरेटर बन गया, ना कि वो स्प्रेड ऑपरेटर, ऑटोमेटिक वो बन गया। तो इनसाइड फंक्शन, नेक्स्ट ये क्या करता है, डेटा को पैक करता है या अनपैक करता है, डेटा को पैक करेगा। कहां पे रखेंगे, दिस एट द एंड। बस यही इतना सा आपको, ये 4 लाइन मीन्स जो भी आप कहिए 3-3 लाइन का दोनों में टर्म है। लेकिन आप जब कोडिंग कीजिएगा, इवन आप जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, आप देखिएगा 90% कोड में जो है रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर आपको यूज किया हुआ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि E6 में ये आपको बहुत ही ज्यादा चेंजेस लाया कोड में, क्योंकि जो काम हम बहुत ज्यादा लंबा में करना पड़ता है, मान लीजिए कॉपी करने के लिए आप लूपिंग कीजिएगा या कुछ स्प्लाइस मेथड यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस है बहुत लंबा चौड़ा, ये क्या कर रहा है, एक ट्रिपल डॉट के हेल्प से कर दे रहा है। तो कोई भी चाहेगा कि हम सिंपल तरीका में यूज कर लें, तो यही सीन है। फिर है रिकर्जन एंड यूज स्ट्रिक्ट। सो स्ट्रिक्ट को हम लोग ऑलरेडी देखे थे, रिकर्जन भी हम लोग देखे हैं, बट एक बार मैं रिकर्जन पे फिर से जस्ट ओवरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ मटेरियल में शायद ऐड किया हूँ कि क्या है पता नहीं। हाँ, सो रिकर्जन क्या करता है, रिकर्जन इज ए प्रोसेस ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ। रिकर्जन क्या होता है कि वो जब भी आप, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपने वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू दिया, मींस फ्रंट एंड, रिएक्ट, Vue.js, एंगुलर एंगुलर, जावास्क्रिप्ट, ये 4 का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, रिकर्जन का क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है, ध्यान रहे ये चीज, हर हाल में पूछेगा। सो रिकर्जन क्या है, तो रिकर्जन ये प्रोसेस ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ, जनरली हम लोग इसका कोड देखे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड ए रिकर्सिव फंक्शन। तो क्या होता है, जो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। तो हम लोग क्या हो रहा है, एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपका फंक्शन का कोड हुआ, और ये क्या कर रहा है, रिकर्स मेथड हुआ। रिकर्स मेथड क्या है, जो बाहर में जो पहला प्रोसेस क्या हुआ कि जब आपने फंक्शन क्रिएट किया, तो उस फंक्शन को सबसे पहले ड्राइव करने के लिए कोई चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्लेटर कौन करेगा, मीन्स उस गाड़ी को स्टार्ट कौन कर रहा है, ये बाहर का जो फंक्शन कॉल है। जब ये स्लेट कर दिया, एक्सेलरेट हो गया, अब ये क्या हुआ, वन टाइम ये कॉल हो गया, अब कोई हमें चाहिए जो इसे बार बार ड्राइव करवाते रहे, ठीक है। तरीका इस टाइप से सोचिए, अब आपको कोई ऐसा होना चाहिए जो बार बार इसे कॉल कराए। तो क्या हुआ, उसके लिए अब आप इसके अंदर ही एक फंक्शन कॉल को डाल दीजिए। अब ये क्या करेगा, बार बार उसे कॉल करवाता रहेगा। यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकल है, क्या है, फंक्शन रिकर्ज हुआ, बाहर में फंक्शन कॉल हुआ। तो सबसे पहला स्टेप हमें फंक्शन कॉल, ये जाके फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कोड के अंदर आया, फिर से क्या मिला, रिकर्ज, ये क्या करेगा, फिर से फंक्शन कॉल करेगा। मतलब जब भी, अब क्या होगा, जब ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर दिया, फंक्शन कॉल हो गया, अब बार बार जब भी इस लाइन पे आएगा, वो बाहर ही निकलने नहीं देगा, ये क्या करेगा, बार बार उसी को कॉल करते जाएगा, ठीक है। अगर ये लाइन को हम लोग सिर्फ इस कोड को रखें, तो आउटपुट क्या मिलेगा, अगर इसमें हम कंसोल एक दे दें तो कुछ वर्क करेगा क्या, चलिए यहाँ पे एक मैं कंसोल दे देता हूँ। क्या हुआ, आपका फंक्शन चल रहा है,
और कौन कॉल हुआ, हेलो 1 हो रहा है, जबकि हेलो तक आपका कोड पहुंच ही नहीं रहा है। समझ गए क्यों? क्योंकि जब जैसे ही इस लाइन पे आ रहा है, ये क्या कर रहा है, फिर से मैं ये फंक्शन को कॉल कर दिया, फिर यहाँ आया, फिर कॉल हो गया, फिर आया, फिर आ गया, मतलब ये हेलो को वो टच ही नहीं करेगा। ये किस लूप की तरह चल रहा है? फॉर लूप। फॉर लूप में जब हम क्या नहीं पास करेंगे तो ये चलता रहेगा ऐसा। I plus plus. आई प्लस प्लस और हाँ आई प्लस प्लस, क्योंकि कंडीशन तो मैच करता चला जाएगा ना बार बार। नेक्स्ट क्या है, सो उसी का एक्सप्लेनेशन है नीचे में। अ रिकर्सिव फंक्शन मस्ट बी ए कंडीशनल टू स्टॉप द कॉलिंग इटसेल्फ। हमें क्या करना होगा, कुछ कंडीशन पास करना होगा जो हमारे फंक्शन को क्या करे, स्टॉप कर दे। अदरवाइज द फंक्शन इज कॉल्ड इंडेफिनिटली। ठीक है, इंडेफिनिटली वो क्या होगा, वो कॉल करता चला जाएगा। वंस द कंडीशन इज मीट द फंक्शन विल स्टॉप इटसेल्फ। तो इसीलिए हम लोग क्या करना होगा, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता है। सो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक चीज तो हम लोग ये समझ गए हैं कि लास्ट में जो हम लोग रिकर्सिव फंक्शन के बाद जो हम लोग कॉल कर रहे थे, ये स्टेटमेंट नहीं पहुंच रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडीशन हम पास करेंगे उसके अंदर ही जाएगा ये मेथड, फिर से हमारा फंक्शन कॉल। इसीलिए इफ कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई होगा, फंक्शन कॉल, फिर से सेटिस्फाई किया, फंक्शन कॉल, फिर सेटिस्फाई, फंक्शन कॉल। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप। इसे प्रिंट नंबर करना है, तो हम लोग ऑलरेडी इसका किए थे, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू। और ये क्या होगा, इफ के अंदर हम लोग फंक्शन कॉल को डाल देंगे। जब हमारा लूप नहीं चलना है, बाहर जाके बंद करा दीजिए। और इसमें कुछ नहीं है। फिर नीचे में क्या है, फाइंड फैक्टोरियल। यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर फाइंड करने का है, जहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0 हो गया, रिटर्न क्या कर रहा है, 1। एल्स रिटर्न एक्स इनटू, जब कंडीशन इक्वल टू 0 है, ये आपको 1 रिटर्न कर देगा, और नहीं तो फिर फैक्टोरियल निकाल रहा है, इफ नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पे आपको फैक्टोरियल का डायग्राम पिक्टोरियल दिया हुआ है कि क्या हो रहा है। इसका जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे ना, तो हम लोग इसका देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो ये रहा हमारा रिकर्सिव फंक्शन का। और कुछ बचा टॉपिक क्या, दिस एंड एरो। ये हम लोग कर लिए थे ना, दिस तो कर लिए थे, एरो भी कर लिए थे। क्योंकि इसमें मैंने कुछ कुछ ऐड किया है कंटेंट, इसीलिए मैं सोचा कि पहले इसको कवर कर देते हैं। और नहीं होगा, लगभग इसमें किया हुआ है, और जो भी है यहाँ से फिर नया टॉपिक ही है। दिस एंड एरो, ओके। so what is this keyword, okay, this inside the various form arrow function, same example। चलिए, दिस वैल्यू, अगर दिस हम लोग लिखते हैं, अगर कंसोल डॉट लॉग के अंदर दिस लिख दें नॉर्मली, क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो लिखा हुआ है दिस, ये किसको, क्या चीज वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आएगा, कोई आइडिया? ये आएगा आपको विंडो ऑब्जेक्ट। जब भी आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट, वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर देगा। अगर सपोज दैट हम लोग यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख दें, ठीक है, और उसके साथ वेरिएबल के साथ अगर दिस को लिख दें, तो वो वेरिएबल कहाँ सर्च करेगा, लोकल में या वो अपने पेरेंट लेवल ग्लोबल में? मीन्स इस फंक्शन के अंदर हमने दिस डॉट नेम कर दिया, तो वो नेम को कहाँ सर्च कर रहा होगा, लोकल या ग्लोबल? कोई नहीं, Global.
डॉट किया तो लोकल। दिस डॉट रहेगा तो ग्लोबल जाएगा, लोकल कैसे जाएगा? हाँ ग्लोबल चाहिए सर। वो ग्लोबल जाएगा। देखिए दिस जो है ना, जितना इजी ये टॉपिक है ना उतना कंफ्यूजिंग है, और लेकिन कंफ्यूजन का इसमें कोई सीन नहीं है, मात्र दो ही कॉन्सेप्ट इसमें है ही बस, कि फंक्शन में कहाँ पर है। अगर अंदर में है दिस लिख दिए आप, मतलब जस्ट ये देखना है कि दिस अगर लगा हुआ है इट मीन्स वो अपने पेरेंट लेवल पे सर्च कर रहा है। अगर आपने दिस नहीं लिखा इसका मतलब है वो लोकल में सर्च कर रहा है। क्लियर हो गया इतना ही से। तो ये कंफ्यूजन का कोई कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। और एरो फंक्शन के अंदर दिस नहीं होता है, ये चीज हम लोग देखे हैं। सो इट है डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन वेयर इट यूज, तो कहाँ पे यूज हो रहा है उसके अनुसार वैल्यू क्या होगा, डिफर करता है। सो इन मेथड, अगर आप मेथड में जाते हैं सो दिस जो रेफर करेगा वो किसको, ऑनर ऑब्जेक्ट को, मतलब पेरेंट को। अगर दिस जो है लिखा हुआ सिर्फ डायरेक्ट है, मतलब कुछ नहीं है, लाइक जस्ट हम कंसोल डॉट लॉग में दिस लिख दिए, तो वो क्या करेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। अगर फंक्शन में लिख दिए तो दिस किसको रेफर करेगा, उस फंक्शन पे जाएगा, फंक्शन के अंदर जो मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट उसका रहेगा। फंक्शन भी है लेकिन स्ट्रिक्ट मोड है, तो वो क्या करेगा, दिस को रेस्ट्रिक्ट कर देगा और वो दिस को अनडिफाइन देगा। और दिस एक्चुअली है क्या, दिस क्या है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है? कोई आइडिया नहीं। ऑब्जेक्ट डॉट की, फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है की हुआ ना, ऑब्जेक्ट नंबर। दिस जो हो गया वो एक ऑब्जेक्ट है, तभी तो हम ऑब्जेक्ट डॉट की निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है वो क्या है, एक तरह से की है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइए, ये सब छोटा छोटा चीज है। इंटरव्यू में देखिए बहुत घुमाता है दिस कीवर्ड ये सब चीज को। सो दिस अगर आप एलोन लिखते हैं तो ये क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर देगा। अगर आपने ये दिस को क्या किया, यूज स्ट्रिक्ट के तौर पे कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, क्या चीज देगा ये, शायद अनडिफाइन देगा। अभी क्या है, अभी हमारे पास स्ट्रिक्ट नहीं है, नॉर्मल है, तो दिस हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहाँ गया, बंद कैसे हो गया? ठीक है, आपको अभी क्या दे रहा है दिस, पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है, लेकिन अब हम लोग दिस को स्ट्रिक्ट कर देते हैं, तभी यही देगा। अनडिफाइन आ गया क्योंकि हमने क्या किया, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया फंक्शन के अंदर। सो दिस हो गया, ये सब हटाइए, दिस को दिस इन इवेंट हैंडलर। अगर दिस को हम लोग किसी इवेंट हैंडलर में से बटन क्लिक में लगा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है दिस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, मतलब ये किसको टारगेट करेगा, दिस के हेल्प से ये अपने आप को टारगेट कर लेगा। ठीक है, जैसे अगर हम ऑन क्लिक लिखे हैं तो हमें यहाँ बताना पड़ता है ना कि बटन के लिए, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, बटन को टारगेट करते हैं डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, तो क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो इतना हम लोग किए उतना ना करके दिस जब एलिमेंट के अंदर डाल दीजिएगा तो वो क्या होगा, दिस लिखते ही इसी टैग को वो टारगेट कर लेगा, और वो जो इफेक्ट आप लगा रहे हैं ना ये अपने आप पे लिख जाएगा इसका। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन,
तो ये क्या होगा, इस बटन पे लग जाएगा स्टाइल। ये सब ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं जाता हूँ डायरेक्ट नीचे, एरो फंक्शन होगा, समरी ऑफ दिस, रामायण कथा है इसका पूरा। एरो फंक्शन, सो एरो फंक्शन क्या होता है, सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन, एनीवन? डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन, कोई नहीं? नॉर्मल फंक्शन जो होता है, क्या होता है, कोड थोड़ा सा हमारा लेंदी चला जाता है, लेकिन एरो फंक्शन क्या होता है, सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग द कोड है। कोई एग्जीक्यूशन में कोई अंतर नहीं, ठीक है? जो काम आपको नॉर्मल फंक्शन करता है, सेम काम एरो फंक्शन करता है, कोई अंतर नहीं होता है उसका। तो इसका यूज क्यों करते हैं, एरो फंक्शन हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोड जो होता है ना, थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ठीक है? इसीलिए हम लोग एरो फंक्शन को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नॉर्मल फंक्शन। लेकिन हाँ, जहां पे अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स लाइक लेंदी अगर हो रहा है, वहां पे आप एरो फंक्शन को यूज ना करें, वहां पे आप नॉर्मल फंक्शन पे जाइए, तो ज्यादा सुटेबल है। और कुछ नहीं है इसमें, तो हम लोग डिस्कस किए थे ऑलरेडी कि कैसे लिखते हैं। एक चीज यहाँ पे है, इसको देख लीजिए, दिस को एरो फंक्शन के अंदर, तो एरो फंक्शन के अंदर दिस नहीं होता है, ध्यान रहे ये चीज। इंटरव्यू में ये पॉइंट आपको निकाल के पूछता है जनरली, कि एरो फंक्शन के अंदर दिस का कॉन्सेप्ट, तो एक्चुअली इसके अंदर नहीं होता है। सो द हैंडलिंग ऑफ दिस इज ऑल्सो डिफर इन द एरो फंक्शन कंपेयर टू द रेगुलर फंक्शन। इन शॉर्ट, दिस विथ एरो फंक्शन देयर आर नो बाइंड ऑफ दिस इसके अंदर नहीं होता है। इन रेगुलर फंक्शन दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट कॉल्ड द फंक्शन। जनरली क्या होता है, फंक्शन के अंदर जब हम दिस लगाते हैं, दिस डॉट नेम, तो वो हमारा उस वेरिएबल को पेरेंट लेवल पे सर्च करता है, विच कुड बी विंडो, डॉक्यूमेंट, बटन और हुएवर, ठीक है? लेकिन विद द एरो फंक्शन, दिस कीवर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंस द एरो फंक्शन। जो ऑब्जेक्ट डिफाइन हो रहा है जिसके हेल्प से, उसको करेगा। लेट अस लुक एन एग्जांपल, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। बोथ एग्जांपल कॉट ट्वाइस, फर्स्ट पेज लोड। चलिए कोड देखते हैं, नीचे कुछ है क्या? सो हेलो इक्वल टू फंक्शन डेमो डॉट, यहाँ पे आ गया दिस, ठीक है? दिस फंक्शन, दिस विंडो ऑब्जेक्ट कॉल द फंक्शन, यहाँ पे तो आपका दिस लगा हुआ है, तो ये नॉर्मल फंक्शन है, ये आपको विंडो ऑब्जेक्ट को कर लेगा क्योंकि विंडो ने इसे कॉल किया है। यहाँ जो फंक्शन है डायरेक्ट वो कॉल हो रहा है। यहाँ पे आते हैं एरो फंक्शन के अंदर, तो हेलो हो गया एंड दिस, इसको लेते हैं, इसको कॉल किसने किया, विंडो ने कॉल किया, ठीक है? देखते हैं अब इसको, एक सेकेंड, ये पूरा कोड को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेलो हो गया, डेमो नाम का आईडी रहा है, ओके। विंडो डॉट एड लिसनर ऑन लोड, इसको हटाइए। डेमो ऑलरेडी है हमारे पास ना, नहीं कमेंट किया हुआ है। क्या दिया, ऑब्जेक्ट विंडो दे रहा है। कंसोल में एड इवेंट लिसनर लोड हेलो, क्या दे रहा है आपको, जिसने इसको कॉल किया उसका दे रहा है। इसीलिए हम लोग जनरली इसको क्या करते हैं कि एरो फंक्शन के अंदर हमारा
दिस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये बाइंड करेगा किसके साथ? जो इसको कॉल करेगा। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शनल चेनिंग एंड नॉर्मल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग तो हम लोग इंट्रोगेटिव वाला व्हेन इट विल वर्क, ये वाला देखे थे ना कि जब आपका यूजर हो गया डॉट फर्स्ट नेम, अगर ये फर्स्ट नेम सपोज वहां पे मिसिंग है और अगर आपने इसको ऑप्शनल चेनिंग लगा दिया या इंट्रोगेटिव साइन, तो आपको क्या होता है? ये सेफर साइड के लिए होता है। ये चीज इसमें सिर्फ है। लाइक यहाँ पे आपको यूजर के बाद आपको एड्रेस में आपने ऑप्शनल चेनिंग लगा दिया, फिर एड्रेस के बाद आपको हाउस नंबर में ऑप्शनल चेनिंग लग गया, तो हाउ इट विल वर्क? इट विल फर्स्ट सर्च द यूजर, पहले इसने यूजर को सर्च किया। If it found, after that it will search for the another object due to interrogative sign। ये interrogative sign होने के कारण क्या करेगा? पहले पहला को सर्च किया, मिल गया, तब interrogative sign है, दूसरे को सर्च करेगा। It will search, it will behave as optional। मतलब जब भी आपको ये interrogative sign लगा, इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं है। आप कोई वेबसाइट के URL पे जाइए, आपको ये बहुत ज्यादा दिखेगा URL के केस में। यहाँ पर ये दिख रहा है ये इंट्रोगेटिव साइन। ये इंट्रोगेटिव साइन एक्चुअली क्या है? ये ऑप्शनल है। मतलब इसके बाद जो ये PF RD R ये जितना वैल्यू ये जो आया ना इसका, ये ऑप्शनल है। ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। समझ गए? तो जब भी URL जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ऑप्शनल जहां अगर चाहिए, जिसे कि मान लीजिए कि आपको ID से सर्च करना है, बट ID को हम लोग ऑप्शनल रख दिए कि अगर वो ID दे भी रहा है तो भी ठीक है, नहीं भी तो भी चलेगा। तो वही चीजें ये क्या होता है? ऑप्शनल के केस में आ जाता है। वाई बी यूज दिस, फिर वही चीज है ये नीचे में सारा कि दिस को हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं, क्या है। चलिए, सो ये हुआ दिस। नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे, मॉड्यूल्स जेसॉन डिबगर। मॉड्यूल्स ऑलरेडी देखे हैं, जिस जेसॉन भी देखे हैं, डिबगर नहीं देखे हैं, डिबगर इसमें समझेंगे। तब हम लोग का मॉड्यूल 4 में कितना टॉपिक है? यहाँ तक है, जिसमें से कॉल बाइंड ऑलरेडी हो चुका है, डी स्ट्रक्चरिंग एंड प्रोटोटाइप, ये दोनों टॉपिक हम लोग को नया है कंप्लीटली। फिर हम लोग मॉड्यूल 5